बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी में एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पढ़ेंगे, एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी रिसर्च होती क्या है? द वर्ड एथनोग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप क्या होगा? अ ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे तो जब उस ग्रुप के बारे में कुछ लिखा जाएगा तो दैट विल बी एथनोग्राफी रिसर्च मेथड। Researcher want to describe the attitude, beliefs, patterns, language the group member use in daily life. Basically, ethnographer will write about all those aspects. अब ये जो ethnography research है, it also helps you in identifying a group. स्पेसिफिक ग्रुप जब आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बारे में कुछ लिखना होता है, उसके बारे में जानना होता है, तो फिर आप एथनोग्राफी रिसर्च जो है वो यूज करते हैं और आपको बड़ी हेल्प करती है इसमें। सपोज अब किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? एक स्पेसिफिक कल्चर में कुछ लोग रह रहे हैं। अब आप कहते हैं कि इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, या लोगों के इस तरह उनके स्पेसिफिक कल्चर के हवाले से, या फिर आपका फोकस किस पर होगा, किसी खास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कमेटी है, उस पर होगा कि हाउ दैट कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन रन्स। उनको फिर आप जब उनके बारे में एथनोग्राफर रिसर्चर जब उसके बारे में लिखेगा तो बेसिकली एथनोग्राफर इज आइडेंटिफाइंग दैट ग्रुप। और जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस विल आल्सो बी फेमिलियर ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रुप और कल्चर। एथनोग्राफी रिसर्च आल्सो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव, बिलीव एंड टॉक। अब इसमें किस तरीके से आप देखें, वो उस ग्रुप के जो लोग हैं, हाउ दे बिहेव टुवर्ड ईच अदर, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनकी डेली लाइफ में उनके एक्शंस किस तरह के होते हैं, एक दूसरे से कैसे हैं, कोई भी एक्टिविटी को, किसी भी इवेंट को कैसे लेकर चलते हैं, या कोई कमेटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कैसे वर्क कर रही है, किस तरीके से, कौन से एक्शंस, कौन से डिसीजंस वो करती है। आपको उस हवाले से भी एथनोग्राफी रिसर्च जो है वो उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। फिर बिलीव्स, किसी भी उससे उनके किस तरह एक कल्चर में रहते हुए या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होकर किसी भी इशू से रिलेटेड, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, हाउ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप थिंक और बिलीव। और इसी तरह वो हाउ डू इन व्हाट वे दे टॉक टू ईच अदर, उनको उनकी जो टॉकिंग है, उनका कन्वर्सेशन है, ये भी आपको इसको भी अंडरस्टैंड करने में आपको एथनोग्राफी रिसर्च से हेल्प मिलती है। एथनोग्राफी रिसर्च बेसिकली आपको हेल्प करती है टू डेवलप अ जनरल पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रुप और कल्चर, कि एक पूरे कल्चर का आपके पास एक पोर्ट्रेट पूरा आ जाता है, उसकी वो है क्या, किस तरह का ग्रुप है, किस तरह का वो कल्चर है, इसमें क्या क्या होता है, और वो जो ग्रुप है वो ग्रुप किस तरह जो है वो बिहेव करता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो पूरी एक आपके पास एक पूरी एक पिक्चर आ जाती है, उसकी एक पूरा एक पोर्ट्रेट बन जाता है, और उसको देखकर आप जो है पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये किस तरह का ग्रुप है और किस तरह का ये कल्चर है। अब ये कल्चर होता क्या है? कल्चर तो एक वर्ड है, बट कल्चर इन्वॉल्व्स मैनी एस्पेक्ट्स। क्या क्या होते हैं? कल्चर इन्वॉल्व लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को अगर आप देख लें तो आप, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी कंट्रीज हैं, और कंट्रीज के अंदर भी डिफरेंट सिटीज हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर आप देखें कि हर डिफरेंट कंट्रीज में कुछ कबीले बने हुए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बिरादरी है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। अब उनकी आपस में उनकी एक लैंग्वेज होती है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल ह्यूमन एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। इसमें हर एरिया में, हर इलाके में अपनी एक जबान बोली जाती है, अपने उनके लैंग्वेज होते हैं। और लैंग्वेज आप देखें कि लैंग्वेज इज ऑल्सो यू यूज, यू हैव एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज एज वेल। तो एक लैंग्वेज में बहुत से सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ वर्ड्स ही यूज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज में समटाइम्स वी यूज क्लूज, और sometimes we are using non-verbal cues to understand what is being spoken to us.
तो उसकी हेल्प से, क्लूज की हेल्प से, बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हम चीजों को समझते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब जिस कल्चर में, स्पेसिफिक कल्चर में अगर कोई रह रहा है तो वहां पर उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत एक दैट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ अ ग्रुप। आपको ये चीजें देखनी होती हैं कि किस तरीके से उसकी जो है वो लैंग्वेज वहां बोली जाती है, किस तरह के वर्बल, नॉन वर्बल जो क्यूज हैं, या अगर नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज की जा रही है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कैसे मैच करती है, वर्ड्स किस तरह के बोले जाते हैं, और उसके साथ आपको एक्सेंट भी देखना होता है। तो जब आप कल्चर को स्टडी करते हैं तो कल्चर में आप उसकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फिर कल्चर में एक और चीज है रिचुअल्स, सेरेमनीज वगैरह किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, किस तरह उनके जो इवेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर कल्चर में आपको ये चीज नजर आएगी कि लोगों की शादी ब्याह जो कि रस्में या जो गम का मौका होता है, फनैरल है, उस जो उनकी रसूमात हैं उनमें भी काफी डिफरेंस होता है। इसी तरह रिलीजन के हवाले से भी लोगों के अपनी कुछ रिवायात होती हैं, कुछ उनके तौर तरीके होते हैं। तो आप जब कल्चर को स्टडी करते हैं तो फिर आप उनके उन चीजों पर भी, रिचुअल्स पर भी फोकस करते हैं। फिर इकोनॉमी भी कल्चर में आ जाती है कि हाउ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और मेंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक कल्चर गैदर और एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस फॉर देयर ओन सेल्फ। उनकी जो किस तरीके से अर्निंग कैसे होती है, किस तरह होती है, वो अपने घर का निजाम जो है वो उसको, किचन को कैसे चलाते हैं, किस तरह अपनी इकोनॉमी को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, या क्या चीजें हैं वो उसको जो है वो फ्लोरिश करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। फिर कल्चर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आता है किसी ग्रुप का, किसी स्पेसिफिक कल्चर का, कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। एक तो होता है कि कंट्री लेवल पर है, तो जो कंट्री लेवल पर रूल्स होते हैं उनको तो आपने हर हाल में फॉलो करना होता है और यू हैव टू ओबे ऑल दैट रूल्स। लेकिन कुछ आपके अपने पर्सनल लेवल पर भी होते हैं। पर्सनल, जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत से बिरादरी सिस्टम है, तो बिरादरी सिस्टम पर भी आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा कि ये हैं, सबसे ऊपर ये हैं, और इस तरीके से डिसीजन मेकर कौन होगा। फैमिली में अगर आप देख लें तो फैमिली में भी आपको एक हायरार्की नजर आएगी कि ये हेड ऑफ द फैमिली हैं। अच्छा, फैमिली के डिसीजंस ये इस पर्सन के हाथ में हैं और फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स को इसने मैनेज करना है। एक तो ये भी होता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप खानदान को थोड़ा आप एक्सपेंड करें तो खानदान में बिरादरी आपको इस तरह नजर आएगी, जो बैठकर खानदान में अगर दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको वो रिजॉल्व करवाते हैं। इसी तरह एक स्पेसिफिक कल्चर से जब आप बिलोंग करते हैं तो वहां भी आपको एक पॉलिटिकल एक सिस्टम नजर आता है, कि स्ट्रक्चर नजर आता है, और आपको हायरार्की नजर आएगी कि यहाँ पर मैटर्स जो हैं वो किस तरह रिजॉल्व होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह रिजॉल्व होते हैं, उनमें ड्रॉबैक्स हैं, या वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, या बड़ा बेनिफिशियल है फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और कल्चर। इसी तरह अगर आप कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, या वहां पर जो हायरार्की है, हायरार्की ऑफ पावर आप कह लें, या डिसीजन जहां लिए जाते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकली एक स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद है, किस तरह वो उन चीजों को हैंडल करते हैं। ये चीजें भी आप एक एथनोग्राफर जो है वो उसको देखेगा और एनालाइज करेगा और उसको डिस्क्राइब भी करेगा। फिर लाइफ स्टेजेस भी आती हैं। यहाँ पर लाइफ स्टेजेस में भी आपको देखना होगा कि देखें, एक तो वो एक यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट मौजूद है लाइफ स्टेजेस का, कि एक पर्सन है, चाइल्डहुड फेज है, फिर उसका एडोलेसेंट फेज है, फिर एडल्टहुड फेज है, फिर उसकी ओल्डर स्टेज स्टार्ट होती है। लेकिन एट ईच स्टेज ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, और हमारे अपने पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब आप एक ग्रुप को स्टडी करते हैं तो वहां पर किस तरीके से कल्चर में, किस तरीके से उनकी उन लाइफ स्टेजेस पर एक्सपीरियंस उनके हो रहे हैं, किस तरह का उनको जो है वो इन्वायरमेंट मिला हुआ है। अगर एक एडोलेसेंट है, वहां पर कल्चर में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो एडोलेसेंट जो है वो किस तरह की उसकी लाइफ है, और किस तरह वो डेली लाइफ में वो बिहेव कर रहा है, या उस फेज से वो गुजर रहा है, तो उस फेज से गुजरते हुए उसे किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं।
और वो क्या चीजें इसमें किस तरह का क्या चीजें ऐसी हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे कल्चर से, किसी दूसरे ग्रुप से। तो डिफरेंट फेजेस भी होते हैं। इसी तरह आप देखें कि आप कोई कमेटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब आप उसको भी स्टडी करते हैं तो वहां पर भी आपको डिफरेंट फेजेस आएंगे कि फर्स्ट फेज है, यहाँ पर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, या कोई एक डॉक्यूमेंट है तो वो पहले एक लेवल पे से दूसरे लेवल पे जाता है, फिर वो तीसरे पे जाता है, फिर वो चौथे पे जाता है, और फिर फाइनल एक अल्टीमेट डिसीजन जो है वो अथॉरिटी लेती है। तो इस तरह की चीजें भी आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसी तरह जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनका इंटरेक्शन किस तरह का है उस कल्चर में, उस ग्रुप में जो लोग हैं वो मेंबर्स, हाउ दे इंटरेक्ट विच ईच अदर, किस तरीके से वो उसको करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। और आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। और कम्युनिकेशन उनकी स्पेशली कि आप देखिए कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन में आप देखें कि किस तरह के उनकी किस तरह है, एक्सेंट किस तरह का है, वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर कितना वो अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरे की बात को समझते हैं, जिसमें लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज में तो ये होता है कि आपका वर्ड्स किस तरह के आप रिसीव करते हैं और आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक कल्चर में किस तरह की चीजों को, अपनी वोकैबुलरी को कैसे एनहांस करते हैं, ये तो आप लैंग्वेज के उसमें आता है। लेकिन कम्युनिकेट जो होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, कि आप उसमें कोई बात सुनते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, एक मतलब देते हैं, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट इंटरप्रिटेशन यू रिएक्ट टुवर्ड अनदर पर्सन। तो आप उस पर्सन को उसके साथ कैसे कन्वे करते हैं, मैसेजेस को कैसे कन्वे करते हैं, अपनी बात को कैसे कन्वे करते हैं और दूसरे की बात को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये कम्युनिकेशन पैटर्न्स को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे इसमें कल्चर को स्टडी करते हुए। फिर उनके बिलीव्स क्या हैं, वो किस चीज पर किस तरीके से यकीन रखते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होगा, हम हमेशा से ऐसे करते आए हैं। बहुत सारे आपको लगेगा कि लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं, चाहे वो बिलीव्स रिलीजन से रिलेटेड हो, अपने सोसाइटी से रिलेटेड हो, अपने कल्चर से रिलेटेड हो, लेकिन लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं। तो यू हैव टू रूल आउट द बिलीव्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कल्चर। उस कल्चर में जो बिलीव्स हैं यू विल फोकस ऑन दैट। इस तरह तो बिलीव्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप सबको तो नहीं देखते हैं। लेकिन आप जिस ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, जिस कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, वहां लोग किस तरह चीजों के बारे में उनका एक यकीन है, या चीजें कैसे होती हैं, उनका परसेप्शन अपने हवाले से, दूसरों के हवाले से, या वो अपने ग्रुप को कैसे देखते हैं, अपने कल्चर को कैसे देखते हैं। तो आपने उन बिलीव्स पर और उनका जो रहन सहन है उस हवाले से क्या समझते हैं, आप उस पर फोकस करेंगे एज ए एथनोग्राफी रिसर्चर। There are some key characteristics of ethnography research. The first characteristic of ethnography research is cultural theme. Cultural theme has central position, general position in ethnography research. क्योंकि देखिए जब आप कोई स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को आप ऐसे तो नहीं करते। आप ऐसे अगर किसी ग्रुप को स्टडी करने जा रहे हैं, किसी कम्युनिटी को स्टडी करने जा रहे हैं, आप किसी कल्चर को स्टडी करने जा रहे हैं, तो ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं जाएंगे। डेफिनेटली यू हैव टू फ्रेम सम थीम्स। आपके पास कोई होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव, और आपके पास एक थीम होना चाहिए कि आपका फोकस किस चीज पर है। इस तरह तो कल्चर में बेशुमार चीजें हैं, इस तरह तो ग्रुप्स बहुत सारे हैं। आप किसी ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके अंदर आपके पास कोई थीम तो होना चाहिए ना, कि व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दैट पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी। तो आप उसकी एक जनरल एक पोजीशन होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है एथनोग्राफी रिसर्च में। ये जो थीम है, कल्चर थीम, इट इज कैन बी डिक्लेयर और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इतने ओपन नहीं हैं और जो उस तरह आपको नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पता है, प्रोमिनेंट हैं, कि ये थीम जो है वो एक कल्चर से रिलेटेड जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ये थीम अप्रूव्ड भी उस ग्रुप में, उस कल्चर में वो बाकायदा अप्रूव्ड भी है,
या लोगों ने उसको इंडोर्स किया हुआ है, उस ग्रुप ने उसको इंडोर्स किया हुआ है कि वो आप जो चीज स्टडी करने जा रहे हैं वो बाकायदा वहां पर एक अप्रूव थीम है और उसको लोग करते हैं और उसको लोग उस पर एक्ट भी करते हैं और उसको लेकर भी चल रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। अब आप जैसे कल्चर थीम में आप बहुत सारी चीजें देख लेंगे। सपोज अगर आपको किसी स्किल्स के हवाले से, स्टूडेंट्स की स्किल्स के हवाले से अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो आप एक बाकायदा उसको लेबल करते हैं लाइफ स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, या इस तरह भी आप करते हैं, या आप सिटी में भी कर सकते हैं, या आप कंट्री लेवल पर भी कुछ चीजें कर सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स की हैं तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, और इस तरीके से भी आप लोगों को वो जो एक थीम जो है वो आप उसको लेके चल सकते हैं। कल्चर शेयरिंग ग्रुप इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च। कल्चर शेयरिंग ग्रुप क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होंगे हु शेयर्ड बिलीव्स, लैंग्वेज एंड पैटर्न। अब उनके बिहेवियर भी आप देखें कि शेयर हो रहे होंगे। अगर बिलीव होगा तो वो उस कल्चर के किसी एक पर्सन का बिलीव नहीं होगा कि एक ही पर्सन जो है वो ऐसा सोच रहा है, बाकी लोग ऐसा नहीं सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होता या हमने इस तरह ऐसा नहीं करते, ये नहीं होगा। बल्कि वहां पे ग्रुप में आपको चीज नजर आएगी कि हाँ वाकई ही कि मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप आर बिलीविंग इन दैट थिंग। उसमें हाँ हो सकता है कि कोई एक आध ऐसा हो वहां पर कि जो ये कहें कि नो आई डोंट एग्री विद दैट बिलीव, कि ये है ऑल्दो इट इज प्रिवेलिंग इन माई कल्चर, माई ग्रुप, बट दैट इज इनकरेक्ट। तो ये इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो उनके आपको वो शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सिमिलर होते हैं, वो आपको लगेंगे कि उनके बिहेवियर्स, उनके एक्शंस, उनके बिलीव्स, ये सारी चीजें उनकी मिलती जुलती होंगी और वो एक से ज्यादा लोग ग्रुप के उसको कर रहे होंगे। तो आप उस कल्चर शेयरिंग ग्रुप को बेसिकली आप स्टडी कर रहे होते हैं, उस देख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उस कल्चर शेयरिंग ग्रुप को स्टडी करेंगे तो आप एक सिंगल साइट पे करते हैं। सिंगल साइट क्या होती है? वेयर योर पार्टिसिपेंट्स आर वर्किंग, लिविंग। तो वहां पर उनकी जो है वो उस साइट पर जाकर, उस जगह पर, बेसिकली साइट इज द एरिया, तो उस एरिया में, उस जगह पर जाकर आपने अपने पार्टिसिपेंट को स्टडी करना होता है। आपने उन्हें कोई लैब में नहीं लेके आना, आपने कोई उन्हें अपने पास नहीं बुलाना, आपने उस जगह पर जहां पे ग्रुप मौजूद है, वो कल्चर एक स्पेसिफिक कल्चर में है, वो शेयर कर रहे हैं, तो आपने वहां देखना है कि हाउ दे आर बिहेविंग एट दैट साइट, कि किस तरह कर रहे हैं और उनकी वो जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, वो उसको किस तरीके से करेंगे। सपोज अगर आप खाना बदोशों को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहां खाना बदोश रहते हैं। आप उन्हें किसी दूसरी साइट पे नहीं बुला सकते क्योंकि दैट विल नॉट बी द एक्चुअल स्टडी। आपने उनको, यू हैव टू ऑब्जर्व योर पार्टिसिपेंट इन द नेचुरल सेटिंग। तो वो जो साइट है वहीं जहां पर जब तक आप उन लोगों को स्टडी नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। तो आपका जो कल्चर शेयरिंग ग्रुप है उसको उस साइट पर, सिंगल साइट पर वहां जाकर आपने उसको देखना है और उनके डिफरेंट में जो शेयरिंग है, जो जिनके शेयर्ड पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी, अंडरस्टैंड करनी होंगी। फिर कल्चर शेयरिंग ग्रुप को आप फ्रेम भी कर सकते हैं कि आपने किस उसको फ्रेम करना है, किस सांचे में आपने उसको लेना है, उसकी लिमिट सेट करनी है ना। तो दैट कैन बी नैरोली फ्रेम्ड, कि अगर आप चाहें तो उसको बहुत स्पेसिफाई करके आप सेलेक्ट कर लें कि हाँ मेरा ये कल्चर शेयरिंग ग्रुप है एंड आई हैव टू फोकस ऑन दैट ग्रुप। तो वो टीचर्स, सपोज अगर आप एक यूनिवर्सिटी के टीचर्स लेते हैं या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लेते हैं तो आपने उनको शेयर कर लिया, या आप किसी इदारे के स्टाफ को देखते हैं तो वो आपने उसको नैरोली फ्रेम किया, उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई किया, क्योंकि चीजें बहुत बिखरी हुई होती है ना, तो आप रिसर्च जो है वो उस तरह प्रॉपरली हो नहीं सकती। बहरहाल आपने इसको नैरोली फ्रेम किया, बट यू कैन ऑल्सो ब्रॉडली फ्रेम द कल्चर शेयरिंग ग्रुप। उसमें क्या करेंगे, आप पूरा स्कूल ले लें। अगर आप पहले स्कूल के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनको आपने स्पेसिफाई किया, तो आप पूरे स्कूल पे स्टडी कर रहे हैं कि वो स्कूल किस तरह वर्क कर रहा है, वहां कैसे पढ़ाया जाता है, वहां पे काम के किस तरह होता है, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उस वहां पर किस तरह स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो, या उनकी स्किल्स डेवलप हो रही है, या उनके नॉलेज जो है वो बहुत
में क्वालिटी का नॉलेज दिया जा रहा है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इनहेंस हो रही है, उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत उसका लेवल जो है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। तो उनकी कॉम्पिटेंसी, ये चीजें सारी आप उनकी एक्टिविटीज, उनकी सेरेमनीज या जो इवेंट्स भी होते हैं, आप उनको भी एक ब्रॉड उसमें लेकर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। कल्चर शेयरिंग ग्रुप जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव और इलस्ट्रेटिव ऑफ सम लार्जर प्रोसेस, इवेंट्स और एक्टिविटीज। क्योंकि आप देखें कि कुछ मेंबर्स होते हैं, अगर आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है कल्चर, तो वो उस पूरे कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सपोज अगर आपने अपने इलाके के खाना बदोशों को लिया है, तो आप तो एक साइड पे जाकर उन खाना बदोशों को स्टडी कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के तो ले ले रहे हैं, लेकिन उस आपने साइड पे जाकर जिन ग्रुप्स को लिया, उससे आप ये कह सकते हैं कि वो जो खाना बदोश होंगे वो तकरीबन जो पाकिस्तान में और जगहों पर खाना बदोश रह रहे हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्योंकि फिर उससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा, लेकिन वहां पर आपको फिर भी एक जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव आपका वो जो ग्रुप जो होता है वो बन जाता है। इसी तरह वो एक्सप्रेसिव भी होता है, इलस्ट्रेटिव भी होता है। जो एक इवेंट या कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर एक्सप्रेशन किस तरह हो रहा है वो भी आपको कल्चर शेयरिंग ग्रुप से नजर आता है। अब इसमें आप देखें कि हमने अपने डिपार्टमेंट में इंज़िबात बनाए, डिफरेंट सेमेस्टर से स्टूडेंट्स को लिया और फिर हमने एक इंज़िबात की टीम बनाई, उन्हें ट्रेन किया। तो अब आपकी जो इंज़िबात के जितने डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप बन गया ना, तो दैट ग्रुप इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डिपार्टमेंट। तो वो हमारे डिपार्टमेंट के साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, और जिस तरह की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, जिस तरह वो अपना रोल प्ले करता है, उससे पता भी चल रहा है कि इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट ग्रुप इज बेसिकली इन्वॉल्व। तो उसका एक्सप्रेशन भी पता चल रहा है और वो रिप्रेजेंटेटिव भी है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज